हाथ बढ़ाकर नमिता ने स्विच ऑन किया, पर यह क्या, लाइट ही नहीं थी। भय से उसे पसीना आ गया। वो मोमबत्ती लेने के लिए उठी ही थी कि लाइट आ गई। बारिश फिर शुरू हो गई। वो सोचने लगी शायद बारिश के कारण आवाज़ हो रही थी। वो बेकार ही डर गई। नमिता को प्यास लग रही थी। किचन की लाइट ऑन कर जैसे ही फ्रिज की ओर बढ़ी कि उसकी चीख निकल गई। वो इतना ही बोल पाई, कौन हो तुम? पुरुष आकृति के चेहरे पर नकाब था। नमस्ते दोस्तों, ये कहानी है नमिता की। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पैर से बारिश हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर सुनसान था, कमरा खामोश था। कभी कभी नमिता को नितांत सन्नाटे में रहना भला लगता था। टीवी, रेडियो, डेक सब बंद रखना, अपने में ही खोए रहना अच्छा लगता था। वो अपने ख्यालों में थी कि तभी उसे लगा कि पास वाले कमरे में कुछ आहट हुई है। वो ध्यान से सुनने लगी, पर फिर कोई आवाज़ नहीं हुई। शायद उसके मन में अकेलेपन का भय होगा। अकेले में ही उसने कमरे में नज़रें दौड़ाई। जब उसने दरवाज़ा बंद किया था तब चारों ओर देखकर बंद किया था। कहीं सिटकिनी लगाना भूल तो नहीं गई। जाते वक्त माँ ने कहा था घर की खिड़की दरवाजे बंद रखना, शाम ढलने से पहले घर लौट आना। माँ की इस हिदायत पर नमिता हंसी थी। मैं छुई मुई बच्ची नहीं हूँ माँ, कानून पढ़ चुकी हूँ और अब पीएचडी कर रही हूँ। जूडो कराटे में पारंगत हूँ, किसी भी बदमाश से दो हाथ कर सकती हूँ। बावजूद इसके माँ ने चेतावनी देते हुए कहा था, मत भूल बेटी कि तू एक लड़की है और लड़की को ऊंच नीच और अपनी इज्जत आबरू के लिए डरना चाहिए। माँ तुम फिक्र मत करो, मैं पूरा एहतियात रखूँगी। वो बोली। आज तो वो घर से बाहर निकली ही नहीं कि कमरे में कोई आकर छिप गया। अभी इसी उधेड़बुन में ही थी कि उसे लगा जैसे कमरे में कोई चल फिर रहा है। हाथ बढ़ाकर नमिता ने स्विच ऑन किया, पर यह क्या, लाइट ही नहीं थी। भय से उसे पसीना आ गया। वो मोमबत्ती लेने के लिए उठी ही थी कि लाइट आ गई। बारिश फिर शुरू हो गई। वो सोचने लगी शायद बारिश के कारण आवाज़ हो रही थी। वो बेकार ही डर गई। अंधेरा भी डर का एक कारण है। अभी रात की शुरुआत ही थी, केवल 7 बजे थे। नमिता को प्यास लग रही थी। किचन की लाइट ऑन कर जैसे ही फ्रिज की ओर बढ़ी कि उसकी चीख निकल गई। सप्रयास वो इतना ही बोल पाई, कौन हो तुम? पुरुष आकृति के चेहरे पर नकाब था। उसने बढ़कर उसका मुंह अपनी हथेली से दबा दिया। बोला, शोर करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। क्या चाहते हो? कौन हो तुम? तुझे आते जाते देखता था, आज मौका मिला है। अपनी बकवास बंद करो। मैं इतनी कमज़ोर नहीं कि डर जाऊंगी। तुरंत निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को खबर करती हूँ। वो फ़ोन की ओर बढ़ रही थी कि उसने पीछे से दबोच लिया नमिता को। अचानक इस स्थिति से वो विवश हो गई। नकाबपोश ने पलंग पर पटक दिया। जैसे ही वो दरिंदा उस पर झुका, नमिता ने उसकी दोनों टांगों के मध्य अपने दोनों पैरों से जबरदस्त प्रहार किया। इस अप्रत्याशित प्रहार से वो तिलमिला उठा और दूर जा गिरा। वो उठ पाता उससे पहले ही नमिता भागी और कमरे का दरवाज़ा बंद कर ड्राइंग रूम में पहुंच गई। उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। दरवाज़ा खोला गया, पर दरिंदा खिड़की की राह भागने में कामयाब हो गया। चारों ओर बिखरी चीज़ें, अस्त व्यस्त कमरे से सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि नमिता को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। खबर मिलते ही नमिता के मम्मी पापा रातों रात टैक्सी करके आ गए। नमिता माँ से लिपटकर बहुत रोई। बेटा पूरी घटना बता, डर छोड़, तुम तो बहादुर बेटी है ना। हाँ माँ, मैंने उस दरिंदे को परास्त कर दिया, कहकर नमिता ने पूरी घटना बता दी। सुबह का पेपर आ चुका था। जंगल की आग की तरह कल की घटना पड़ोसियों और परिचितों में फैल चुकी थी। छात्रा के साथ बलात्कार की घटना छपी थी। माँ को पढ़कर जैसे सदमा लगा कि यह तो बेटी ने बताया ही नहीं। माँ को परेशान देखकर नमिता बोली, माँ तुम परेशान क्यों होती हो? मेरे तन पर वो दरिंदा अभद्र हरकत करता, उससे पहले ही मेरे अंदर की शक्ति ने उस पर विजय पा ली थी। मेरा विश्वास करो माँ, कहकर नमिता अंदर चली गई। माँ पापा से कह रही थी, घर घर में पड़ी जा रही होगी हमारी बेटी के साथ हुई घटना की खबर।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। लोग अफसोस जताने के बहाने कुछ कुछ सुनना चाहते थे। माँ पापा बोले, हमें हमारी बेटी पर नाज है, पेपर झूठ बता रहे हैं। शाम होते होते इंदौर से योगेश जी का फ़ोन आ गया, जहाँ नमिता की सगाई हुई थी। दिसंबर में उसकी शादी होने जा रही थी। पेपर में आपकी बेटी के बारे में पढ़ा, अफसोस हुआ। मैं फिर आपसे बात करता हूँ। योगेश जी के लहजे से नमिता के पापा भयभीत हो उठे। पत्नी से बोले, पेपर में छपी ये खबर हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। योगेश जी का फ़ोन था। उनके आसार अच्छे नज़र नहीं आ रहे। पापा बोले, पुलिस में रिपोर्ट करके तुमने अच्छा नहीं किया बेटी। कितनी जलालत का सामना करना पड़ रहा है। आपने अन्याय के खिलाफ बोलने की सीख दी है पापा। नमिता उन्हें परेशान देखकर बोली, मैंने आप दोनों को सही सारी घटना बता दी, मुझ पर भरोसा कीजिए। नहीं बेटी, तुमने केस फाइल करके अच्छा नहीं किया। अब देख रही है उसका परिणाम। सब तरफ खबर फैल गई है। ऐसे हादसों को गुप्त रखने में भलाई होती है। पापा की दलीलें सुनकर नमिता का सिर घूमने लगा। ये क्या कह रहे हैं पापा? सत्यवीर कर्मवीर पापा में कहाँ छिपी थी ये ओछी सोच, जो मान मर्यादा के रूढ़ मानदंडों के लिए अन्याय सहने छिपाने की बात कर रहे हैं। यही पापा कभी गर्व से कहा करते थे कि अपनी बेटियों को दहेज में केवल शिक्षा दूंगा, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। ये अपनी ऊंच नीच, अपने अधिकार और अन्याय के खिलाफ खुद निपटने में सक्षम होगी। और आज जब मैंने अपनी आत्मरक्षा अपने पूरे आत्मबल से की, तो बजाय मेरी प्रशंसा के अन्याय को सहन करने, उसे बल देने की बात कर रहे हैं। मम्मी पापा जिस भय से भयभीत थे, वो उनके सामने आ ही गया। फ़ोन पर योगेश जी ने बड़े ही विनम्रता से नमिता के साथ अपने बेटे की सगाई तोड़ दी। मम्मी नमिता पर बरसी, अपनी बहादुरी का डंका पीट कर तुझे क्या मिला? सुरक्षित बच गई थी, चुप रह जाती तो आज ये दिन ना ही देखना पड़ता। अच्छा भला रिश्ता टूट गया। अच्छा रहा माँ उनकी ओछी मानसिकता का पता चल गया। सोचो ना, यही सब विवाह के बाद होता, तब क्या वो लोग मुझ पर विश्वास करते? इस छोटी सी घटना ने विश्वास के सारे भाव जड़ से उखाड़ दिए। नमिता सोच रही थी कि केवल प्रांजल के माँ बाप की बात होती तो मानती। अपने आप को अति आधुनिक विशाल हृदय मानने वाला उसका मंगेतर कितना क्षुद्र निकला। एक बार मेरा सामना तो किया होता, मैं उसको सारी सच्चाई बताती। नमिता के साहस की, उसके बहादुरी की, उसकी सूझबूझ की तारीफ नहीं हुई। उसके इन गुणों को उसके माँ बाप तक ने कोसा। एक सप्ताह से घर से बाहर नहीं निकली। आज वह कॉलेज जाएगी। तैयार हो नमिता ने जब अपने कमरे से निकली तो माँ ने टोक दिया, बेटा तू तैयार होकर कहाँ जा रही है? कम से कम कुछ दिन तो रुक जा, घटना पुरानी हो जाएगी तो लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। नमिता बौखला उठी। कौन सी घटना? क्या हुआ है उसके साथ? बेवजह क्यों पड़ी रहती हो मेरे पीछे माँ? तुम कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे लहूलुहान करने का। कहाँ गई तुम्हारी ममता? फिर शांत होती हुई बोली, माँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जो होगा मैं निपट लूँगी। और फिर स्कूटी स्टार्ट करके कॉलेज चली गई। परम संतुष्ट भाव से उसने फैसला किया कि वो पीएचडी के साथ साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी करेगी। निष्ठा और दृढ़ इरादे से ही काम नहीं चलता। समाज में लड़ने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए पावर का होना भी अति आवश्यक है। जो वो ठान लेती उसे पा लेना उसके लिए कठिन नहीं होता। उसका परिश्रम, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति रंग लाई। आज वो खुश थी अपनी जीत से। देश के समाचार पत्रों में उसका यशोगान था। डॉक्टर नमिता शर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में प्रथम रही। मम्मी पापा उसे गले लगाना चाह रहे थे, पर वो संकुचित हो गए। उनके बीच दूरियां घटी नहीं, बढ़ती गई। जिस समय माँ के स्नेह, धैर्य और सहारे की सख्त ज़रूरत थी, तब उनके व्यंग्य बाण उसे छलनी करते रहे। कठिन समय में अपनों की प्रताड़ना वो भूल नहीं सकती। उसे याद है, उसके मन में भी उमंग थी। आम भारतीय नारी की तरह एक स्नेहमयी बेटी, बहू, पत्नी और माँ बनना चाहती थी। वो अपना प्यार, अपनी ममता किसी पर लुटा देना चाहती थी। रात के अकेलेपन में पीड़ा से भरभरा कर कई बार रोई है।
एक आधी अधूरी जिंदगी उसने खुद वर्ण की है। उसे भरोसा ही नहीं रहा रिश्तों पर। ढेरों रिश्ते आ रहे थे। माँ बाप विवाह के लिए जोर दे रही थी। वो विवाह के लिए हाँ कर दे, वो नकार देती हर बार। माँ, इस विषय पर कभी बात न करना। और तुम देख रही हो, मुझे फुर्सत ही कहाँ है गृहस्थी के लिए। मैं ऐसे ही खुश हूँ। शादी करना ज़रूरी तो नहीं। देश प्रदेश के दौरे नमिता के पद के आवश्यक सोपान थे। ऐसे ही एक कार्य से नमिता दिल्ली जा रही थी। अपनी सीट पर व्यवस्थित हो उसने पत्रिका निकाली और टाइम पास करने लगी। गाड़ी चलने में चंद लम्हे शेष थे कि अचानक गहमा गहमी का एहसास हुआ। नमिता की पास वाली सीट पर सामान रखने में एक सज्जन व्यस्त थे। नमिता ने पत्रिका को हटाकर अपने सहयात्री पर ध्यान केंद्रित किया तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वो प्रांजल था। क्षणांश में उसने निर्णय ले लिया कि वो सीट बदल लेगी। विपरीत इसके प्रांजल खुशी से उछल पड़ा। बिना किसी भूमिका के बोला, नमिता, मैं बरसों से ऐसे चमत्कार के लिए भटक रहा था। नमिता किसी तरह की वार्तालाप नहीं करना चाहती थी, पर प्रांजल आप बीती कहने के लिए बेताब था। प्रायश्चित का हाव भाव लिए नमिता को कोई मौका दिए बिना बोलता चला गया। तुम आईएएस में प्रथम आई। उस दिन चाहा था कि तुम्हें बधाई दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। मैं तुम्हारा अपराधी था। मैंने भी इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया। तन मन से जुट गया। मन ही मन चाहा कि एक न एक दिन हम अवश्य मिलेंगे। और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ नमिता। मैं कुछ भी नहीं कर सका। माँ ने पापा से कहा था कि मुझे इस तरह की दुस्साहसी बहू नहीं, मुझे तो सौम्य, सरल, सीधी सादी बहू चाहिए। मैं तुमसे मिलने आना चाहता था, पर माँ ने जान देने की धमकी दी। बस तभी मैंने निश्चित कर लिया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से विवाह नहीं करूँगा। माँ मेरी प्रतिज्ञा से परेशान है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, पर मैं तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। नमिता भूत बनी बैठी थी। मन में विचारों के बवंडर न जाने कहाँ उड़ाए लिए जा रहे थे। नमिता प्रांजल से कह देना चाहती थी कि उसका अंतर रेगिस्तान हो चुका है। प्रेम की धारा सूख चुकी है। अंतर की सौम्यता, सहजता, सरलता सब खो चुकी है। प्रांजल बात यही ख़त्म कर दे, फिर कभी मिलने की कोशिश ना करे। वे अपने काम में सब कुछ भूल चुकी है। प्रांजल की उंगली में आज भी सगाई की अंगूठी चमक रही थी। प्रांजल सब कुछ कह चुका था। नमिता खामोश रही। यात्रा का शेष समय खामोशी से कट गया। सप्ताह के बाद जब नमिता कार्यालय से लौटी तो देखा कि प्रांजल के मम्मी पापा बैठक में बैठे हैं और लंबे अरसे बाद माँ की उल्लासित आवाज़ सुनाई दी, नमिता, यहाँ तो आ बेटा, देख कौन आया है। लगता है उनके मनों में माँ के मन से कलुष धो दिया है पिछले अपमान का। नमिता ने मन ही मन सोचा, वो जिनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, विवश सी उनके बीच आ खड़ी हुई है। प्रांजल की माँ ने नमिता के दोनों हाथ स्नेह से अपनी हथेलियों में भर लिए और फिर भावुक होती हुई बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं हीरे को पहचान नहीं पाई। मेरे बेटे का दुख संताप मैं सह नहीं पा रही हूँ। मेरी भूल, मेरे अहंकार का फल मेरा बेटा भोग रहा है। तुम्हारी अपराधी मैं हूँ बेटी, मेरा बेटा नहीं। मुझे एक अवसर नहीं दोगी? नमिता रुद्र रूप नहीं दिखा सकी और बिना कुछ बोले वहाँ से चली आई। उस दिन आधी रात बीत जाने पर भी वो जागती रही। सप्ताह में घटी घटना पर विचार करती रही। ट्रेन में प्रांजल की क्षमा याचना याद आती रही। प्रांजल का ये आलाप नमिता को धोखा या बकवास नहीं लग रहा था। वो पर उसके मन में कई प्रश्न घुमड़ रहे थे। स्पष्ट पूछना चाहती थी कि अब कौन सा प्रयोग करना चाहते हो हमारी ज़िंदगी में। क्या उस समय इतना साहस नहीं था कि अपनी माँ को समझा पाते? उस दिन वह भी तो उनकी माँ के सामने चुप रही। संस्कार की बेड़ियों ने उसकी ज़ुबान पर ताला लगा दिया था। फिर आंसुओं की राह सारा विद्रोह न जाने कैसे बह गया। एक दिन निकट बैठी माँ बोली, बेटी, तुझे कितने दिन सोचने का समय दिया। योगेश जी के यहाँ से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूँ? एक सहज सी नज़र माँ पर डाल
नमिता ये कहती हुई उठ खड़ी हुई। तुम जैसा चाहो करो माँ। माँ निहाल हो गई। घर में खुशियों ने डेरा डाल लिया था। अगले ही दिन माँ पापा विवाह की तिथि तय करने इंदौर चले गए। कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।